नमस्कार, मैं हूं अदिति विश्वकर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। हेल्थ शो के इस खास सेगमेंट हम रखे आपका ख्याल में आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि चिकन पॉक्स या खसरा या कहें कि चेचक एक दूसरे में फैलने वाली बीमारी है। इसमें व्यक्ति की बॉडी पर दाने होने लगते हैं जिसमें काफी खुजली भी होती है। भारत के ज्यादातर इलाकों में इस बीमारी को माताजी कहा जाता है। वैसे तो साइंस के लिहाज से ये एक नॉर्मल बीमारी है जिसमें कुछ प्रिकॉशंस के साथ इंसान ठीक हो जाता है, लेकिन इंडिया में लोग इसे माताजी का प्रकोप भी मानते हैं। इस बीमारी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे होती है ये बीमारी, और अगर ये बीमारी हो जाए तो फिर इसमें किस तरह का इलाज होता है और क्या इसके साथ हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे और इस खास शो में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद होंगे डॉक्टर नरेश चावला। तो चिकन पॉक्स अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे माता कहते हैं कि शरीर पर माता आ गई, तो कुछ लोग इसे वाकई में साइंटिफिक बीमारी मानते हैं। हालांकि पुराने समय में लोग इसे, हमारे भारत देश में वैसे भी हर चीजों को भगवान से जोड़ के देखा जाता है, तो वहीं इस बीमारी को भी लोगों ने भगवान से जोड़कर देखा और इस बीमारी को होने पर माता जी का नाम दिया गया। लेकिन एक्चुअल में ये एक बीमारी है। साइंटिफिक इसके पीछे रीजन है, इस बीमारी को होने के पीछे क्या इसके पीछे रीजन है, किस वायरस से ये चिकन पॉक्स होता है और इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं, किस एज में होता है, इन सभी बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में शामिल होंगे हमारे खास मेहमान डॉक्टर नरेश चावला। तो चिकन पॉक्स कितने दिनों में ठीक हो जाता है और चिकन पॉक्स होने पर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग इसे बड़ी माता भी कहते हैं। इस बीमारी के अलग अलग नाम है अलग अलग प्रदेशों में, और आखिरकार कई बार ये बीमारी जो है शरीर पर निशान भी छोड़ जाती है। कई दिनों तक शरीर पर दाने रहते हैं। तो आज इन सब मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर नरेश चावला। डॉक्टर नरेश चावला जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये चिकन पॉक्स है क्या, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बीमारी है या कुछ और है, क्या है ये? देखिए अदिति विश्वकर्मा, मैं आपके सब जो शो देखने वाले लोगों को पूरी तरह उजागर करना पसंद करूंगा। नंबर 1, चिकन पॉक्स एक आम वायरल डिसीज है जो बच्चों में ज्यादा कॉमन है, लेकिन किसी उम्र के लोगों में भी हो सकती है, लेकिन अंडर 5 चिल्ड्रन को ज्यादा होती है। दूसरी बात, इसको हम छोटी माता कहते हैं, छोटी माता। बड़ी माता एक दूसरी बीमारी थी जिसको हम स्मॉल पॉक्स कहते थे, बड़ी माता कहते थे। वो आज से तकरीबन 1976 या 77 के बाद इंडिया में उसका कोई केस नहीं हुआ है। तो ये माना जाता है कि चिकित्सा जगत की ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि बड़ी माता यानी कि स्मॉल पॉक्स को समाप्त कर दिया गया है। और जो खसरा है वो एक टोटली अलग बीमारी है जिसको हम आम हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में मीजल्स कहते हैं। तो जो आज हमारा फोकस है वो सिर्फ चिकन पॉक्स पे है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये चिकन पॉक्स का टीका भी होता है और चिकन पॉक्स फिर भी ज्यादा क्यों हो रही है? उसका जवाब एक ही है, जब तक बड़ी माता थी, स्मॉल पॉक्स थी, जो हम में से बड़े लोग हैं जिनकी उम्र 35-40 से ऊपर है, उनको बकायदा स्मॉल पॉक्स का टीका लगता था। उसी से स्मॉल पॉक्स यानी कि बड़ी माता भी रुक जाती थी और साथ में छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स भी रुक जाती थी। आज से तकरीबन 100 साल पहले इतने बड़े बड़े वो कहते हैं ना पेंडेमिक्स आते थे, जैसे हमने लोगों ने आज से 3 साल पहले इसका कोरोना का पेंडेमिक देखा है। तो स्मॉल पॉक्स के पेंडेमिक आते थे और लाखों की तादाद में लोग मर जाते थे। तो आपने सुना होगा एडवर्ड जेनर जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी और उसके हम सब बच गए। लेकिन ये जो वैक्सीन है ये किस उम्र में लगती है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो लगनी बंद हो चुकी है। तो ये माना जाता है कि मानव जाति में टोटली समाप्त हो गई है। अब तो कुछ समय पहले 1-2 केस अफगानिस्तान में डिटेक्ट हुए थे, अदरवाइज स्मॉल पॉक्स समाप्त हो गई है। उसके स्थान पर चिकन पॉक्स जिसका कि इंसिडेंस बढ़ गया है, उसका पहला टीका एज अर्ली एज 1 साल जब बच्चा पैदा होता है उस पर लगा दिया जाता है।
लेकिन पिछले कुछ समय से देखा गया था एक टीका लगाने से बच्चे का बचाव नहीं हो पाता था। तो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने ये फिर फैसला किया था कि उसको 2 टीके लगाए जाएं, एक 1.25 साल पे और दूसरा 5 साल की उम्र पे दोबारा लगाया जाए। और लड़कियों में ये टीका हम देख रहे हैं कि आज की तारीख में 10 या 12 साल के आसपास दोबारा भी लगाया जा रहा है। आप कहोगे ऐसा जिन क्यों है? बच्चों को ये टीका बचपन में ही लग जाता है, तो क्या ये संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है चिकन पॉक्स आगे जीवन में कभी होने की? अदिति, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। वही मैं जवाब दे रहा था आपको कि कुछ टाइम पहले जब एक ही टीका लगता था तो हम देखते थे कि कुछ लोगों को चिकन पॉक्स फिर भी हो जाता था। तो तभी आईएपी ने जो फील्ड स्टडीज की उसके तहत फैसला किया जाए कि एक टीका बढ़ा के लगाया जाए। वो अभी भी स्टडीज चल रही है, हो सकता है हमें 2 या 3 टीके टोटल पड़ेंगे। आप कहोगे जब टीका लग गया तो क्यों हो जाती है? तो माना गया कि वो जो टीका लगता था वो पूरी तरह से बचाव नहीं दे पाता था। अब उसकी भी क्या वजह है? जैसे हम वायरस देखते हैं, कोरोना देखते हैं कि इंजेक्शन लगवा लो फिर भी बीमारी होती रहती है। तो जितनी हम कोशिश करते हैं बीमारी को पकड़ने की, जो बीमारी का वायरस है वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है, वो अपने आप को म्यूटेट कर जाता है, वो ज्यादा होता है। तो आज की तारीख में बताते हुए हमारे देश में चिकन पॉक्स का इंजेक्शन भी है, वो भी लगाया जाता है बच्चों में, और पहले 1 साल पे, फिर 5 साल पे और फिर 10 या 12 साल पे। और आपने बताया कि ये एक वायरल डिजीज है, इसका मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी आसानी से फैल जाती है। किस माध्यम से ये फैलती है और किस तरीके से जो है इससे बचाव किया जा सकता है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। इसमें सवाल आता है पब्लिक हेल्थ का। पब्लिक हेल्थ का मतलब हमारे देश में अक्सर पब्लिक हेल्थ के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो नहीं किए जाते। अगर एक बच्चे को चिकन पॉक्स निकल जाता है तो उसका 21 डेज तक वो दूसरे बच्चों से नहीं मिलना चाहिए, देना चाहिए। उसको टोटल आइसोलेशन में रखना चाहिए, तभी बचा पाएंगे। अगर वही बच्चा 2-4 दिन चिकन पॉक्स निकलने के बाद भी बिना डायग्नोज हुए स्कूल जाता रहता है या दूसरे बच्चों से खेलता रहता है तो बीमारी फैलती है। बीमारी कैसे फैलती है? ये स्किन टू स्किन नहीं फैलती, ये सांस से फैलती है। यानी कि जो कीटाणु फैलता है वो भाई एरोसोल फैलता है। एरोसोल को मतलब हवा से फैलता है, बाई एयरबोर्न रूट। तो उसका पेशेंट का टोटली आइसोलेशन में रखना बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसी कोई पेशेंट हमारे देश का अगर किसी दूसरे देश के एयरपोर्ट पे या बंदरगाह पे पकड़ा जाएगा तो उसको 3 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाता है। तो हमारे देश में भी पब्लिक हेल्थ के बेहतरी के लिए वो बीमारी ना फैले उसके लिए स्ट्रिक्ट क्वारंटीन और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए। अदरवाइज हम देखते हैं कि जैसे ही मौसम बदलता है तो चिकन पॉक्स के केस एकदम ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं। न केवल बच्चों में, हम देख रहे हैं कि किसी इंसान को अब बचपन में चिकन पॉक्स नहीं निकला होता या बचपन में उसको टीका नहीं लगा होता, उसको एज लेट एज हमने 30-32 साल के लोगों को भी देखा है, 15-20 साल को देखो। हालांकि इंसिडेंस कम है, लेकिन जिस भी इंसान को चिकन पॉक्स जिंदगी में जितना लेट निकलता है उतना ही वो ज्यादा खतरनाक भी होता है। फेटल तो नहीं कहूंगा, मारता तो नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत करता है। बहुत तेज बुखार आता है, जो दाने निकलते हैं वो टिपिकल पॉक वाले दाने होते हैं, पानी की वेसिकल तरह जैसे दाना उठा होगा, लगेगा उसमें कुछ पानी भरा हुआ है। आपने बताया कि ये हवा के माध्यम से फैलते हैं। ऐसे में जो खुद एक मरीज है उसकी, जिसे कहें कि सेवा के लिए कहें या उसके देखभाल के लिए परिवार में कोई ना कोई इंसान तो रहता ही है, वो अपना फिर किस तरीके से बचाव करे? बहुत ही अच्छा सवाल है। उसका जवाब भी एक ही है कि आप उसके लिए बाकायदा मास्क का इस्तेमाल किया जाए, जितना हो सके पेशेंट को आइसोलेशन में रखा जाए, और पेशेंट जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं वो हमेशा फुल टाइम मास्क पहने, और उसको भी चिकन पॉक्स का टीका लगा होना चाहिए। अगर किसी को एक पेशेंट के घर में चिकन पॉक्स हो गया और घर के दूसरे लोग चाहते हैं कि उसको दूसरे लोगों को ना निकले और शक बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए बाकायदा चिकन पॉक्स की विरुद्ध की दवाइयां हैं जो कि वीरोवेर नाम से आती हैं, एसाइक्लोवेर नाम के सॉल्ट्स हैं। उनका कोर्स पहले ही शुरू कर दिया जाता है ताकि उस इंसान को चिकन पॉक्स ना निकले, और साथ में उसको चिकन पॉक्स की वैक्सीन दे दी जाती है अगर हमें शॉर्ट टर्म में परिवार के दूसरे लोगों को बचाना होता है। जी, इस बीमारी के लक्षण आपसे जानना चाहूंगी, कितने समय के बाद नजर आते हैं और शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूं, ये बीमारी ज्यादातर अंडर 5 इयर्स ऑफ एज की बीमारी है। तो बच्चे को सिंपल पहले वायरल सिम्टम्स नजर आएंगे। पेशेंट को बुखार हो जाएगा, जुकाम खांसी हो जाएगा,
गले में खांसी हो जाएगी। फिर 1-2 दिन 3 बाद, यानी कि इसको प्रोड्रोमल सिम्टम्स बोलते हैं, इसके बाद जो स्टेज आती है उसमें बकायदा छोटे लाल लाल दाने ऑल ओवर द बॉडी निकलते हैं। और जो इसके जो पैटर्न है वो, उसको हम इंग्लिश में सेंट्रीपेटल पैटर्न कहता है। सेंटर ऑफ बॉडी, यानी कि पेट पे दाने ज्यादा होंगे, पीठ पे ज्यादा दाने होंगे, फेस पे कम होंगे और बाजुओं पे कम होंगे। इसको सेंट्रीपेटल यानी कि सेंटर में दाने होते हैं। इसके मुकाबले में जो स्मॉल पॉक्स या जो जिसको हम कहते हैं बड़ी माता होती थी, उसमें दाने फेस वगैरह जाने निकलते थे। आपने कुछ हिंदुस्तानी फिल्म एक्टर्स देखे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक फिल्म एक्टर, मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट ओम पुरी थे, उनके सारे चेहरे पे चिकन पॉक्स के दाग थे, खुलेआम थे। तो दैट्स हाउ इट इज। तो इससे हम जो एक पढ़ा लिखा, जो एक क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड स्पेशलिस्ट या जो फैमिली फिजिशियन होते हैं, वो एक दाना देख के भी डायग्नोज कर देंगे, क्योंकि वो दाना टिपिकल वेसिकल वाला दाना होता है। वेसिकल मीन्स कि उसमें पानी टाइप दाना होता है। वो शरीर में ऐसे लाल लाल धब्बे होते हैं और तकरीबन 5-7 दिन में पूरे शरीर पर निकल आते हैं। एज एन एवरेज एक अटैक खत्म होने में एक अगर माइल्ड टू मॉडरेट अटैक हुआ है तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 से 14 दिन लग जाते हैं, जिसको कि हमारी पंजाबी समाज में लोग कहते हैं कि दाना मोड़ खा गया है, दाना उल्टा हो गया है। तो दाने सूखे हो जाते हैं और वो दाग भी कम बनाते हैं। तो आजकल सलाह अगर बच्चों को ये बचपन में इंजेक्शन ना लगे हों या किसी कारणवश भूल गए हों, तो क्या वयस्क में भी इंजेक्शन लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है, लेकिन ये सच है कि बाद में असर कम होता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स काफी एक्सपोज हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर 2 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, एक पहले दिन, एक उसके 1 महीने बाद। तो उनको आप बचाव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ गर्ल ऑफ 19 ईयर्स, उसको शक लगता है कि मैं मॉडल बनने वाली हूँ, मैं एक्ट्रेस बनने वाली हूँ, मेरे को कोई ऐसी बीमारी ना निकले, तो उसको लेट इन द एज भी इंजेक्शन लगाया जा सकता है। जनरली जो बीमारियां होती है उनका इलाज अस्पताल में हो जाता है, लेकिन ये जो बीमारी है लोग घर में ही रह के इलाज करते हैं। क्या अस्पतालों में भी इस तरह के मरीज जाके अपना इलाज करा सकते हैं? देखिए, अगर पेशेंट मुंह से अच्छा पानी पी सकता है, उसका हाइड्रेशन अच्छा हो सकता है, उसको कोई ऐसे सिम्टम नहीं है, नॉर्मली 10 में से नहीं, ऑलमोस्ट 90 to 95 to 97% केसेस आसानी से ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को चिकन पॉक्स तेज बुखार निकल जाता है और कोई दिमागी सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, उसका मतलब होता है कि बुखार दिमाग पे चढ़ रहा है, उसको एनकेफेलोमाइलाइटिस हो रहा है। तो इन केसेस को डेफिनेटली हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और अस्पताल में एडमिट करके एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स देनी पड़ती हैं, तब पेशेंट को ठीक किया जाता है। नहीं तो ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, स्मॉल पॉक्स आज से 100-150 साल पहले खुलेआम लाखों लोगों को मारती थी। अब क्योंकि हमारे पास अच्छी ड्रग्स हैं, अच्छे एंटीवायरल ड्रग्स हैं, अच्छी एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, तो हम पेशेंट की देखभाल बेहतर कर सकते हैं। ऐसा इस बीमारी में क्या ना खाएं या क्या खाएं जिससे इस बीमारी को क्योर करने में आसानी रहे? सिंपल तरीके से एक बैलेंस्ड डाइट, बच्चे को या बड़े को, किसी को भी एक अच्छा हाइड्रेशन मिले, प्रोटीन खाने में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, फ्रूट्स, ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स, ये अच्छा दिया जाए, तो उससे मैं समझता हूँ पेशेंट में एक रोग निरोधक क्षमता, या जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो अच्छा होगा। उससे पेशेंट आसानी से बच सकता है। जहाँ तक मना आपने किया है, हम हमेशा बोलते आए हैं, जो जंक फूड हैं, जो बच्चे सिर्फ टॉफ़ी, चॉकलेट, वो मैगी नूडल्स खा के या पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज खा के पेट भरते हैं, उनमें हमेशा इम्यूनिटी थोड़ी कम रहती है। आपको एक बैलेंस फूड मिल रहा है, जिसमें आपको अंडा भी मिलता है, दाल भी मिलती है, सब्जी भी मिलती है, फल भी मिलते हैं, दूध दही भी मिलता है। तो उससे हम समझते हैं कि मरीज में रोग निरोधक क्षमता बढ़ जाती है। जो तैलीय, जिसे कहते हैं कि ऑयली फूड खाने से इनकार किया जाता है, साथ ही मसालेदार खाने से भी मना किया जाता है, साइंटिफिक रीज़न क्या है इसके पीछे? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ, जो जंक फूड है, जिसमें फ्राइड चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम होती है, वो हमेशा नुकसान करती हैं। जहाँ तक मसालेदार चीज़ों का इससे कोई डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन हम हमेशा समझते हैं कि एक वेल बैलेंस्ड फूड, जिसमें कि न्यूट्रिटिव वैल्यू की सब चीज़ें हों, वो खाना लिया जाए तो ज़्यादा पसंद किया जाएगा। जो लोग अक्सर हमने देखा है कि घर का खाना नहीं खाएंगे, बाहर जाके ज़्यादा खाने की कोशिश करेंगे, वो सिर्फ स्वाद ही स्वाद देखते हैं,
जब इंसान स्वाद देखना शुरू करता है तो इंसान को न्यूट्रिशन कहीं पीछे रह जाता है। जो फ्राइड चीज़ें हैं, मसालेदार चीज़ें हैं, उसमें हमेशा इंसान स्वाद ही स्वाद को देखता है। तो ये देख ही नहीं पाता कि मैं खाली आलू खाए जा रहा हूँ, मैं खाली चावल खाए जा रहा हूँ, मैं मैदा खाए जा रहा हूँ। तो इसलिए हम हमेशा समझते हैं कि एक बैलेंस फूड इनका एक संपूर्ण अच्छा जहाँ इलाज तक है। मेरा मानना है कि चिकन पॉक्स में थ्रू आउट द बॉडी जो है दाने निकलते हैं, शायद मुंह के अंदर भी जो है दाने हो जाते हैं, जिस वजह से मसालेदार खाने से इनकार भी किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। जैसे दाने फेस की झिल्लियों स्किन पे हो सकते हैं, वैसे दाने मुंह के अंदर भी होते हैं। वो कई बार गले के ऊपर हो जाते हैं, पेशेंट का खाना निगलने में तकलीफ शुरू हो जाती है। तो वो स्टेज बहुत ही एक्यूट स्टेज होती है। अगर ऐसा होता है तो पेशेंट का खाना पीना टोटली बंद हो जाता है। तो ऐसे लोगों को आईवी एलिमेंटेशन यानी कि ग्लूकोज चढ़ा के उनको सस्टेन किया जाता है। तो लेकिन 2-4 दिन में पेशेंट का अगर न्यूट्रिशन बेहतर है, पेशेंट को पानी ठीक ठीक मिल रहा है, तो पेशेंट इस बीमारी की खासियत है कि ये अपने आप में एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, मरीज अपने आप को ठीक करने की कोशिश होती है अंदर से। कई गांव देहात में इस बीमारी को माता भी कहा जाता है। लोग ये समझते हैं कि माता नाराज हो गई है इसलिए पूरे शरीर पर दाने आ गए। इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? देखिए, मत भूलिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में लिटरेसी हार्डली 20% भी नहीं थी। अब जैसे जैसे हमारा देश विकसित हो रहा है तो जो एजुकेशन बढ़ रही है, गर्ल एजुकेशन भी बेहतर हो रही है। गाँव में आज भी अंधविश्वास हैं। हमने कई बार देखा है कि गांव का पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब 105 बुखार चल रहा है, वो दाने पूरे से निकले हुए हैं, लेकिन पेशेंट को इलाज नहीं मिल रहा। कोई क्यों नहीं मिल रहा? ये तो माता आई हुई है इसको जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को अपील करूंगा कि ऐसी अनपढ़ता वाली बातें ना की जाएं। अगर ऐसी तकलीफ है तो डॉक्टर के टच में रहिए, चाहे बच्चों का डॉक्टर हो, चाहे आपका फैमिली डॉक्टर या फैमिली फिजिशियन हो, वो इसका बाकायदा डायग्नोज करेगा। वो अच्छे से उसको दवा देना, बुखार को गिराना वगैरह वगैरह। लोग ये सोचते हैं कि माता सर कि टाइम तो लगना ही लगना है तो पेशेंट को मरने दिया जाए, कष्ट पाने दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। ये सच है कि कई बार जो दवाएं दी जाती हैं उससे डिसीज़ रिवर्स नहीं होती है, लेकिन पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट जिसमें बुखार का ट्रीटमेंट, पेशेंट को हाइड्रेशन देना, मुंह से अच्छा पानी देना, पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना, अगर दाने पक रहे हैं तो एंटीबायोटिक देना। जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, आजकल एंटी वायरल ट्रीटमेंट जिसमें एसाइक्लोविर या फेमिक्लोसाइक्लोविर ड्रग्स हैं, जो अगर मिलें तो बीमारी को अच्छी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। जी, हमने देखा है कि जिन घरों में इस तरह के पेशेंट होते हैं उनके दरवाज़ों पे मैं बात करूंगी कि वो नीम के पत्ते लगा देते हैं या काफ़ी सारी नीम लाके घर में रख देते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या नीम एंटीवायरल है, हवा को साफ करता है? क्या ये कुछ रीज़न रहता है इसके पीछे? देखिए, ये लोगों के हमारा देश एक ट्रेडिशनल देश रहा है, तो लोगों के पुराने अंधविश्वास चलते रहते हैं। तो नीम या नींबू लगाने का हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कोई पूछे कि इसका आउटराइट कोई बहुत फ़ायदा है तो बहुत फ़ायदा नहीं है। हमेशा पेशेंट को एक हवादार जगह पे रखना चाहिए ताकि कीटाणु इकट्ठा ना हो, कीटाणु का डिसमिनेशन होता है वो ज़्यादा अच्छा है। प्लस अगर नींबू से या मिर्चों से या ये इन चीज़ों से लोगों को लगता है कि हम पेशेंट को बुरी नज़र से बचा रहे हैं, तो लोगों की अपनी सोच है। बाकायदा हज़ारों लाखों लोग जो शहर के पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको कि हम एजुकेटेड वर्ग कहते हैं, वो भी आज भी अगर ये निकलती है तो जैसे ही दाना मुरझाता है वो बाकायदा आज भी उसको मंदिर में जाके मत्था टिकवाते हैं। तो देखो, इन सोचों को, इन कल्चरल जो हमारी बैकग्राउंड है, हम एक दिन में विदेशी नहीं बन सकते। हमारे विश्वास हैं, हम कहते हैं आपके विश्वास भी चलते रहें लेकिन साइंटिफिक इलाज भी साथ में चलता रहे। ये नहीं कि आप मत्था, मेरे से भी लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब इनको मत्था टिकवा दें। मैंने कहा मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा इलाज चल रहा है। जब 8-10 दिन बाद जब पेशेंट के दाने मुरझाने शुरू हो जाएंगे तो 10-14-15 दिन पे आप जाके मत्था टिकवा सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक पब्लिक हेल्थ न्यूसेंस नहीं बनना चाहिए कि आपके मत्था टिकवाने के चक्कर में आपने 4 लोगों को और फैला दिया। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज़ ए इन्फेक्शियस डिसीज़ जिसका कि इन्फेक्शन 21 दिन तक फैलता है। अगर आज मुझे दाना नजर आ गया है तो उसका जो दाना 21 दिन तक, जब तक आखिरी दाना गिर नहीं जाता, इंग्लिश में कहते हैं टिल द लास्ट स्कैब फॉल्स, जब तक दाने का आखिरी खरण नहीं हो जाता तब तक बीमारी इन्फेक्शियस है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जितना पेशेंट को बाहर कम निकाला जाएगा उतना वो मरीज के लिए भी अच्छा है और आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए भी अच्छा है, ताकि बीमारी फैल नहीं सकती है। जी, इस बीमारी में लोग नहाने से परहेज करते हैं, क्या
मरीजों को नहा लेना चाहिए, और नहाना भी चाहिए तो किस तरह का प्रिकॉशन रखना चाहिए नहाते समय? बहुत ही व्यवहारिक और अच्छा सवाल है आपका आदिति। नहलाने का कोई नुकसान नहीं है। पेशेंट को बाकायदा अच्छे स्वच्छ पानी से, हल्के गुनगुने पानी से, सर्दी या गर्मी के हिसाब से नहलाया जा सकता है। फिर इस बात का ख्याल रखा जाए कि दानों को ज़्यादा स्क्रब ना किया जाए। दानों को आप स्पंजिंग कर सकते हैं, तौलिए से साफ कर सकते हैं, लेकिन दानों को अगर तोड़ोगे या उनको छिलोगे या स्क्रैच करोगे तो वो दाने सब दाग बनाते हैं, जो कि पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए, जो कि लुक कॉन्शियस ज़्यादा होती हैं, उनको उनको बहुत नुकसान होता है। तो नहाना यस, कोई बहुत ज़्यादा सोडा वाले साबुन यूज़ ना किए जाएं, और लेकिन जो कि आफ्टर ऑल तेज बुखार आता है, पसीना जैसे आजकल के मौसम में कुछ को निकल जाए, तो मैं कहता हूँ पेशेंट को एक दिन में नहाने को ना मिले तो पेशेंट को घुटन होती है कि डॉक्टर साहब मेरा तो दम घुट रहा है, तो उसको बहते आपसे पानी एक से सवाल और नहलाना। जानना चाहूंगी कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बीमारी सही होने पे जो है बॉडी पर दाने रह जाते हैं, तो क्या ये हमेशा के लिए रह जाते हैं या कुछ ऐसे प्रिकॉशंस के साथ इनको जो है मिटाया जा सकता है? जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे एक हिंदी फिल्म कैरेक्टर सिने आर्टिस्ट ओमपुरी के चेहरे पे फुल दाने थे, तो उससे अगर हमें बचना है तो एक ही तरीका है कि आप शुरू से इसको अच्छे से हैंडल कीजिएगा। एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी मिले, एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट भी मिले, और पेशेंट अपने दानों को तोड़े नहीं, तो हम कहेंगे दाने कम से कम निकलेंगे। नो डाउट हम पहले ही कह चुके हैं, अगर आप एक समाज को बचाना चाहते हैं तो चिकन पॉक्स की वैक्सीन अगर टाइम पे लग जाए तो निकलने के चांसेस ज़ीरो तो नहीं होते, लेकिन जो पेशेंट को अगर चिकन पॉक्स का अटैक आएगा भी तो वो माइल्ड अटैक आएगा, बहुत ज़्यादा खुल के अटैक नहीं आएगा। और प्लस एक आखिरी स्पष्ट कहा सवाल गया है। आपसे और पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि एक वायरल डिजीज है, तो इसका जो वायरस होता है वो हमारे बॉडी में ही होता है और एक टाइम के बाद अपना जो है लक्षण दिखाना शुरू कर देता है, या बाहर से अटैक करता है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। चिकन पॉक्स जो वायरस है, दैट इज कॉल्ड वेरिसिला जोस्टर वायरस है, जो ऑब्वियसली बाहर से ही आता है। लेकिन अगर किसी के शरीर में पहले से वैक्सीन, किसी को पहले चिकन पॉक्स निकल चुकी है, तो कई सालों बाद, 10 20 30 सालों बाद उसको किसी भी जगह से उभर के आ सकता है। उस बीमारी को हम इंग्लिश में हर्पीज जोस्टर हम कहते हैं। ये नॉर्मल लोगों को भी निकल सकती है, और जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज डिसीज के बने हैं, जो कोई HIV के पेशेंट हैं, किसी कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको ये बीमारी उभर के आती है, उसको हम हर्पीज जोस्टर कहते हैं। वो सारे शरीर पे नहीं निकलती, वो किसी एक कोने पे निकलती है, जिसको कि हम डर्मेटोबल पैटर्न कहेंगे। जैसे कि लेफ्ट साइड पे कहीं निकल आएगी, फेस के आसपास निकल आएगी, छाती के आसपास निकल जाएगी। उसका पैटर्न टोटली अलग होता है, वो भी उतना ही फैल सकती है जितना कि चिकन पॉक्स फैल सकती है। उसकी भी जानकारी आम आदमी में अच्छी होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ है तो आप अपने फिजिशियन से जाकर डिस्कस कीजिएगा, उसका जल्दी समाधान किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो डॉक्टर साहब ने हमसे चर्चा की आज चिकन पॉक्स को लेकर कि किस तरीके से जो है चिकन पॉक्स में अगर बचपन में रहते ही इंजेक्शन लग जाए तो इस बीमारी को दोबारा नहीं आएगी, लेकिन समय रहते अगर इंजेक्शन नहीं लगता है तो कई बार 10 साल बाद, 20 साल बाद ये बीमारी आपको असर दिखा सकती है। तो आज के इस शो में बस इतना ही। फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नए किसी हेल्थ इशू के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। आज इस शो में बस इतना ही। धन्यवाद।